सभी का बिहार बिहान के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, कहते हैं कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। मतलब जो काम आपको करना है उसे तुरंत कीजिए, कल पर बिल्कुल मत टालिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपका काम है हो सकता है वो बिगड़ जाए, या जैसा आप चाहते हैं वो काम वैसा ना हो। क्यों दिव्या, कहीं तुम भी अपना काम कल पर तो नहीं टालती हो? बिल्कुल नहीं। मेरा तो मानना है उठो, जागो और प्रयास करो। जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिले तब तक प्रयास करते रहो। बिल्कुल। कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए और सुबह की शुरुआत हमें सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। जी अर्पिता। बिल्कुल, और सकारात्मक सोच के साथ साथ ज़रूरी है दिव्या कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छे विचारों को भी शामिल करें। अच्छे थॉट्स बहुत ज़रूरी है जीवन में। देखिए, बहुत सारे हमें दिन में काम करने होते हैं, और सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह का रूटीन बहुत फ्रेश होना चाहिए। देखिए, एक डॉक्टर की सलाह हमेशा रहती है कि जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठे तो सबसे पहले खाली पेट गुनगुना पानी पिएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका पूरा दिन है बहुत अच्छा बीतेगा और आपका पेट बहुत साफ रहेगा। या और साथ डॉक्टर का यह भी कहना होता है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी कि आप एक सेब सुबह जरूर खाएं, जिससे आप डॉक्टर से ही दूरी बनाकर रखेंगे। और नाश्ता बिल्कुल मिस ना करें। सेब या नाश्ता कुछ भी ऐसा जरूर लें कि आपका जो पेट है वो खाली ना रहे, ताकि आप दिन भर के लिए जो ऊर्जा संचित करते हैं वो सुबह सुबह सबसे ज्यादा करते हैं। जी दिव्या, अच्छे थॉट्स के बारे में बात कर रहे थे। मैंने सुना तुम कुछ लिखकर अच्छा सा लेकर आई, जरूर सुनाओ। जी बिल्कुल। आज मैंने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जैसे आज हम उनके थॉट्स के बारे में जानेंगे और उनकी शख्सियत के बारे में भी अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले देखते हैं आज हमारा अनमोल विचार क्या है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वादा तो अपने आप से कर लेते हैं कि हम ज़रूर 10 मिनट योग करेंगे, लेकिन कई बार अपने वादे से ही खुद से ही मुकर जाते हैं। लेकिन हमें मुकरना नहीं है, क्योंकि योग ना सिर्फ हमारे जीवन के लिए बल्कि हमारे अपनों के जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, और तनाव से आपको मुक्ति चाहिए तो 10 मिनट का समय निकालिए और योग करिए। क्यों दिव्या? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल के युवाओं को हम देखते हैं वो जिम जाकर अपना पसीना बहाते हैं, जबकि आप घर में बैठकर योग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार जैसे प्रक्रिया से आप हमेशा ही तंदुरुस्त रहेंगे और आपके मन की शांति भी रहेगी, जिस कारण से आपको योग अवश्य ही करना चाहिए। तो फिर चलिए देखते हैं आज का योग बिहान। आज मैं आपको कुछ बीमारियों के लिए योग के बारे में बताएंगे, जो कि आम बीमारी है। जैसे कि आज का सबसे बड़ा बीमारी है, सबसे बड़ा जो समस्या है, कब्ज की समस्या है। तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ आप देखते जाएंगे। ताड़ासन के लिए सबसे पहले समपादासन में, यानी कि सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को साइड से बगल से उठाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। ऊपर जाने के पश्चात हाथों को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद उसे पलट देंगे, यानी कि आपका तलहथी ऊपर आसमान की तरफ, या घर में कर रहे हैं तो छत की तरफ होगा। और सांस लेते हुए अपने पंजे पे खड़े होंगे। ध्यान रखें, सांस के साथ ही करना है। अपने शरीर को आप जितना ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, इसका नाम है ताड़ासन, यानी कि ताड़ के पेड़ के समान पूरा आपके शरीर में खिंचाव होगा। जितना आप खींच सकते हैं, कोशिश करना है कि पैर की अंगुलियों पे पूरी तरह से खड़े हो जाएं। नहीं हो रहे हैं, अपनी दृष्टि सामने किसी बिंदु पर केंद्रित कर लेंगे, ताकि आपका बैलेंस, आपका संतुलन गड़बड़ नहीं हो। 5 से 7 सेकेंड या अपनी गिनती के साथ 5 से 7 बार गिनेंगे,
और रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। वापस आने के बाद सर के ऊपर ही हाथ रखेंगे। पुनः एक बार फिर से इस अभ्यास को करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर ऊपर, ध्यान रहे आपका हाथ कान से सटा हुआ होना चाहिए, न कि फैला हुआ या आगे या पीछे, बिल्कुल सीधा। पूरी सजगता के साथ करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसे आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, कि ताकि आप अच्छे से सीख कर सके। इस अभ्यास को 10 बार करना है आपको, ताड़ासन को 10 बार करना है। इसके पश्चात अगला अभ्यास जो है, इसी में तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए पैर के बीच में थोड़ा सा 1 से 1.5 फीट दूरी रखते हैं। इसके पश्चात दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाथ लॉक करेंगे, सांस लेते हुए खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए बाएं साइड में झुकेंगे। हाथ कान से सटा हुआ और कमर से मोड़ेंगे। आप देख लेंगे अच्छा से कि हाथ का पोजीशन क्या है, पैर का पोजीशन क्या है, शरीर का क्या है। इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे। पुनः सांस लेते हुए बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ मुड़ेंगे। ना आगे की तरफ झुकना है, ना पीछे की तरफ, बिल्कुल सीधा में, ताकि आपका कमर वाले भाग में खिंचाव होगा, कमर से बगल वाले भाग में पूरा खिंचाव होगा। पुनः सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे तरफ यानी कि बाएं। सजगता और सांस का ध्यान जरूर रखना है आपको, और हाथ कान से सटा हुआ ही रहना चाहिए। कम झुकेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन तरीका सही रखेंगे, टेक्निक आपका सही होना चाहिए, तो आप आसन को, किसी भी आसन को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। पुनः सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरे तरफ। इस अभ्यास को भी 10 बार करेंगे। पुनः सांस लेते हुए बीच में रिलीज, रिलैक्स। अब अगला जो अभ्यास है, बिल्कुल, योग के बारे में आपने तमाम जानकारियां बिहार बिहान में ले ली और उम्मीद करते हैं कि इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस में भी लाएंगे। तो दर्शकों, बिहार बिहान में आज हम आपकी मुलाकात एक बेहद खास शख्सियत से करवाने वाले हैं। आपने कई बार चित्रकला के बारे में सुना होगा, हो सकता है आप में से कई लोगों ने किया भी होगा। दिव्या, तुमको चित्रकला पसंद है या नहीं है? नहीं, मैं करती थी। आज से 2-3 साल पहले मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस फील्ड में। मैं चारकोल पेंटिंग हो गया, कॉफी पेंटिंग, मैं इन सभी मतलब से, तुमको बहुत जानकारी है, हाँ, लेकिन मैं तुमको पूरी जानकारी बिल्कुल नहीं होगी। टेक्निकल पॉइंट्स हमें नहीं पता है, जिसके लिए हम आपको चित परिचित कराएंगे। और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ वीरेंद्र कुमार जी मौजूद है, चित्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। और जिस तरीके से हमने आपका इंट्रोडक्शन दिया है कि आपसे हम बहुत सारी बात करेंगे और जो छोटी छोटी डिटेल के साथ बड़ी बड़ी डिटेल भी समझेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, ये जो चित्रकला है, आप किस तरह की चित्रकारी करते हैं और खास तौर पर जो चित्रकारी करते वक्त आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, मेरी अधिकतर पेंटिंग्स जो है वो फैब्रिक रंगों में है, एक्रेलिक कलर जिसको हम लोग बोलते हैं, और बड़े बड़े कैनवास पर हम लोग अभी कर रहे हैं। मैं वो अपनी पेंटिंग बना रहा हूँ। और पेंटिंग करने के लिए लोग कोई विषय भी चुन लेते हैं। जैसे मेरा एक फेवरेट विषय है पतंग, जिस पर मैंने काफ़ी दिनों तक काम किया, फिर बाद में मैंने उसको चेंज किया। अच्छा। और अभी मैं राधा कृष्ण पर काम कर रहा हूँ। क्या बात। और राधा कृष्ण की काफ़ी मैंने पेंटिंग की है, और सभी हमारे एक्रेलिक कलर पर हैं। जो भी हैं वो पेंटिंग आप
हमारी जो भी पेंटिंग देखेंगी वो एक्रेलिक कलर की है। वीरेंद्र जी कहते हैं कि मन के भाव जब आप बोल कर नहीं बता सकते हैं तो या तो शब्दों के जरिए या चित्रों के जरिए उकेर दीजिए। निश्चित तो रूप कौन से। से आप अपने भाव उकेरते हैं? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जब शब्द का ये नहीं हुआ था, शब्द जब नहीं बने विकास थे नहीं तो हुआ था, उस समय लोग मतलब गुफाओं में आप देखेंगे कि जितने भी चित्र हैं वो शब्दों को ही रेखांकित करते हैं, बिल्कुल। है ना। पहले तो शब्द था नहीं, सबसे पहले तो चित्र आया। तो हम अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं, और कोई भी पेंटिंग जो है वो बिना मतलब किसी भावना की नहीं होती है, सभी में कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहता है। जैसे हमारी पेंटिंग राधा कृष्ण है, तो राधा कृष्ण में राधा की लीलाओं और कृष्ण के लीलाओं का उसमें पूरा जिक्र है। हम अपनी पेंटिंग के माध्यम से दर्शाते हैं, कवि अपनी कविता के माध्यम से दर्शाते हैं, और लेखक अपनी लेखनी के ये माध्यम कहानी के माध्यम से दर्शाते हैं। जिस तरह तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे पेंटिंग में कई तरह के प्रकार होते हैं, कई स्ट्रोक्स कहा जाता है, किसी ब्रश का इस्तेमाल करना, किसी दूसरे ब्रश का इस्तेमाल करना, तो आप कैसे उसे सोचते हैं, कैसे मतलब यूज़ करते हैं, कौन से ब्रश को कब यूज़ करना चाहिए? ज़रा इसके बारे में बारीकी से समझाइए, क्योंकि मैं भी एज ए न्यू कमर, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो जी, आपसे जी। मैं समझना चाहूँगी। देखिए, जैसे एक लर्निंग पीरियड होता है, तो लर्निंग पीरियड में हम लोग दो चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं। एक तो हमारा जो स्केच होता है, ठीक है ना, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके बाद पेंटिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पेंटिंग में सबसे पहले लर्निंग पीरियड में वाटर कलर बहुत मस्ट होता है ना। जब आप लर्निंग पीरियड में जाइएगा तो वाटर कलर ऐसे करने के लिए लोग मतलब जैसे सूखा जो रंग इस्तेमाल करते हैं, पेस्टल कलर, पेंसिल कलर, उसके बाद आपको एक्रेलिक कलर, तो इस तरह से जो सूखा रंग है उसको हम लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पेंटिंग करने के लिए जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कलर करना चाहिए, जो हम लोग हैंडमेड पेपर पर करते हैं, कार्टिज पेपर भी सबका। जैसे आप वाटर कलर को किसी दूसरे इस पर स्पेस पर नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं, है ना। उसको हार्डबोर्ड पर नहीं इस्तेमाल कर सकती, या जनरल पेपर पर उसको नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है ना। उसका अच्छा इफेक्ट अगर, उसका अच्छा मतलब रिजल्ट अगर देखना है तो उसके लिए भी पेपर होते हैं, जैसे हैंडमेड पेपर हुआ, कार्टिज पेपर हुआ, इस पर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। जी सर, आपने वाटर कलर का नाम लिया, मैंने कई ऐसे कलर सुने हैं, ऑयल पेंटिंग होते हैं, ऑयल कलर होते हैं, एक्रिलिक आपने बताया, वाटर कलर बताया, फिर आपने हैंडमेड पेपर बताया, कार्ट्रिज पेपर बताया। थोड़ा मतलब डिटेल में आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस होता है मतलब ऑयल पेंटिंग में या फिर? जैसे आप अगर वाटर कलर कर रही हैं तो वाटर कलर करने के लिए हमने बताया कि आपको हैंडमेड पेपर या कार्टिज पेपर इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह से वाइल कलर करने के लिए आप हैंडमेड पेपर और कार्टिज पेपर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, उसके लिए कैनवस या फिर वाइल स्केचिंग पेपर आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसी तरह से पोस्टर कलर, वाटर बेस्ड ही कलर है वो, पोस्टर कलर, फैब्रिक कलर वो भी वाटर बेस्ड है, ठीक है। एक्रेलिक कलर, जिस पर अभी ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर पर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आप एक्रेलिक कलर जो है आप हैंडमेड पेपर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप कैनवास पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये जो है ना एक्रेलिक कलर और फैब्रिक कलर, ये आप वाटर बेस्ड कलर है, इसको आप हैंडमेड पेपर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वाटर कलर के साथ आप कर सकती हैं। बिल्कुल। तो जैसे आप लगातार हमें इस डिटेल से काफ़ी समझा रहे हैं, जब आप पेंट देखते हैं, जब पेंट मतलब पेंटिंग के बारे में सोचते हैं कि हमें कुछ बनाना है, कोई आर्ट तैयार करनी है, क्या मकसद रहता है? देखिए बहुत सारे लोग सामाजिक मुद्दों पर बनाते हैं, जागरूकता के लिए बनाते हैं, और कई लोग शौक के लिए बनाते हैं, कोई पहाड़ों की सीनरी बनाता है, कोई महिलाओं के उत्थान के लिए बनाता है। आप किस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो पहला सब्जेक्ट जो था वो पहला सब्जेक्ट था हमारा पतंग, ठीक है ना। तो पतंग नारी से जुड़ा हुआ, अगर हम पतंग की स्थिति देखें और नारी की स्थिति देखें तो दोनों सामान्य रूप से चलती है। अगर आप देखेंगी तो कहीं भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पतंग जितनी सुंदर होती है, जितने अट्रैक्ट करती है बच्चे बूढ़े जवान सबको, उतना ही अट्रैक्ट हमारा मतलब हमारी नारी भी जो सुंदर है, जो मतलब हर तरह का जो भी आप मतलब
देखती जी, हैं बिल्कुल। तो उसमें सब लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो पतंग के निर्माण का आप प्रक्रिया देखिए, पतंग को उड़ाने की प्रक्रिया देखिए, है ना। पतंग जब ऐसे आसमान में पतंग उड़ा रहा है कोई बच्चा, अगर पतंग को पतंग काटती है ना, आप देखेंगे काटने वाला कोई दूसरा है लेकिन पतंग को पतंग काट रही है, ठीक है। और पतंग जब कट कर नीचे जब आती है तो उस समय किस तरह से लोग उसको लूटने के लिए दौड़ते हैं, है ना। तो उससे नारी और पतंग में मतलब पर मैं देख रही हूँ आपके पास कई सैंपल्स भी हैं। हाँ, तो ये चाहूंगी दर्शकों को आप दिखाएं कुछ सैंपल्स। आपने अभी कहा कि आप मतलब सामाजिक लेकर आए हैं दर्शकों को Yes. दिखाने के लिए, ये बहुत अच्छा होता है। जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं बिहार में जब भी आते हैं अपने साथ कुछ कलेक्शन लेकर आते हैं और उस कलेक्शन को देखने के लिए हम लोग भी बहुत ये जैसे excited होते कोरोना हैं। काल की ये मेरी पेंटिंग क्या है। बात है। ये कोरोना काल में मैंने ये पेंटिंग की थी, है ना? अच्छा अच्छा, मेरी पेंटिंग का क्या है ना, अपना ड्राइंग देखिएगा, ये मेरा सिग्नेचर है। जी, ये हमारी पेंटिंग जब भी आप देखेंगी तो हमारे सिग्नेचर को देखने की जरूरत नहीं है। मतलब इस तरह की अगर पेंटिंग है तो वो मेरी पेंटिंग है, इसका कोई नकल नहीं कर सकते हैं। और तो हमारे कुल मिला के इस पेंटिंग का हम अर्थ क्या निकालें कि एक व्यक्ति ये अर्थ हाँ, ये जो है ना, पृथ्वी हाँ हाथ में हाँ, है हाथ में और लिए मास्क वो लगाया मास्क हुआ है। पृथ्वी, ओके। क्योंकि कोरोना काल में आप देख रही होंगी कि यहाँ तक कि भगवान भी को भी मास्क लोग पहना रहे थे, जी जी जी। ठीक है। तो उस पर भी मैंने ये कुछ किया है, चूंकि राधा कृष्ण हमारे फेवरेट रहे हैं। अच्छा तो मैंने एक राधा और कृष्ण को भी अच्छा, क्या बात है। ये पेंसिल पेंटिंग है ये पेंसिल से है। क्या बात है। और इस ये पेंसिल drawing पेंटिंग pencil से। में आपने जो कृष्ण को बनाया है तो इनकी जो छवि ऐसे हम लोग चित्रों में देखते हैं, उन्होंने बड़ा सा मुकुट लगाया है, एक अलग भाव भंगिमा दिखती है। इस तस्वीर में कुछ अलग तरीके से राधा कृष्ण नजर सर मैं आते चाहूंगी हैं। दर्शकों को आप दिखाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लगातार हम लोग बिहार में देखिए पेंटिंग्स के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये किस तरह की कला है। ये कला ऐसी है जो सीधे दिल के तार को जोड़ती है, यानी आपके दिल की भावनाओं को उकेरने का काम करती है। और वीरेंद्र जी, आपने भी बहुत बार जब भी चित्रकला की होगी अपने कई दिल के भावों को उकेरा होगा। कोई ऐसी पेंटिंग जिसने आपको झकझोर दिया हो कि नहीं, इस पेंटिंग को बनाकर मैं कोई बड़ा सामाजिक बदलाव चाहता हूँ, कोई तो आए और इस पेंटिंग को देखे और बदल ले अपने आप को, कुछ ऐसा कभी बनाया आपने? देखिए, मैं विषय पर भी पेंटिंग करता हूँ, लेकिन विषय से, अपने विषय से जो हमारे फेवरेट विषय है उससे भी अलग हटकर मैं पेंटिंग करता हूँ। कभी कभी मुझे कुछ विषय जैसे चुभने लगते हैं कि नहीं, इस विषय पर हमको काम करना चाहिए, तो कुछ पेंटिंग में, जैसे मोबाइल, अभी आप देखते होंगे कि मोबाइल मतलब पूरा दुनिया जो है मोबाइल पर मतलब डिपेंडेंट हो गया है। तो हम अभी मोबाइल पर भी पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ पेंटिंग हमारी मोबाइल पर भी है कि उससे किस तरह से पूरा मतलब दुनिया मोबाइल के चक्कर में मतलब लोग मोबाइल के इर्द गिर्द हाँ, ही बच्चे जो अपना है समय देते हैं। अभी जैसे हम बिल्कुल। पढ़ाई के मामले में देखें, बच्चों को कुछ भी अगर देखना रहता है वो तुरंत गूगल पर चले जाते हैं, गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। अभी डिक्शनरी की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि टीचर को भी लोग मतलब थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि नहीं भाई, हम गूगल से देखकर उसको सही है कि नहीं है, टीचर जो बतला रहे हैं वो सही है नहीं है। तो अभी पूरी दुनिया जो है गूगल से जुड़ चुकी है और सब लोग मतलब गूगल को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो पुस्तक का भी हमको लगता है कि कुछ भी अगर देखना है तो पुस्तक का हमको नहीं लगता है कि आज के डेट में पुस्तक भी मतलब उतना उपयोगी सिद्ध हो रही है। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए आज के दौर में हम देखते हैं कि लोगों का सारा ध्यान अपने फ़ोन पर चला गया है, और इसीलिए बहुत सारे जो हमारी हॉबीज़ है, ख़ास तौर पर देखिए डांस है, पेंटिंग है, इस तरह की चीज़ें हम लोग थोड़ा मिस करने लगे हैं अपनी लाइफ में। इनको हमें फिर से शामिल करना। वजह यह है कि हमारे अंदर की जो बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है उसको बाहर निकालने के लिए ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होती है, माध्यम बनती है। क्यों दिव्य? जी बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ कि आपको आजकल लोग नहीं, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आजकल लोग जो हैं जो ये हॉबीज डांस सिंगिंग को छोड़कर वीडियोस गेम की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो गया है। लोग कई तरह के वीडियोस गेम खेलते हैं और फ़ोन में ही लगे रहते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया हो गई, इन सब चीज़ों पे लोग लगे रहते हैं। लेकिन लोगों को अपने अंदर की हॉबीज़ को हमेशा ही जगाए रखना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। बिल्कुल जी अर्पिता। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे साथ जो खास मेहमान थे उनका हम धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से बताया पेंटिंग के बारे में, और इसमें किस तरह के कलर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस तरह के कागज़ का इस्तेमाल होना चाहिए,
और साथ ही साथ जब भी आप पेंट बनाते हैं तो उसके लिए कोई मकसद होना चाहिए पेंटिंग बनाते वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए। तो आज की सुबह को बेहद दिलचस्प और मधुर बनाने के लिए एक गेस्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं, वह आपकी सुबह को मधुर बना देंगे जी। उनका नाम है शंभू यादव जी, एक गीतकार हैं जो अपने तंत्रों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो सुबह की शुरुआत उनके एक सुंदर से गीत से करेंगे। बिल्कुल शंभू जी, आप कार्यक्रम में आए हैं और देखिए शंभू जी साथ में हारमोनियम भी लाए हैं, यानी वाद्य यंत्रों के साथ आज की सुबह को आप खास बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या गाना पसंद करेंगे? जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि माता जी का एक छोटा सा भजन आप लोगों क्या को बात है, सुनाएं। चलिए शुरुआत सुबह की भजन के साथ कीजिए जी। बहुत खूब। सातो बहिना निमिया के डार हो, सातो बहिना निमिया के डार, हंसी हंसी लावेली झुलनवा। सातो बहिना निमिया के डार, हंसी हंसी लावेली झुलनवा। लाल लाल देहिया में लाल लाल चुनरी, लाल लाल अंगूरी में लाल लाल मुनरी। लाल लाल देहिया में लाल लाल चुनरी, लाल लाल अंगूरी में लाल लाल मुनरी। लाले लाले बिंदिया लीलार हो, लाले लाले बिंदिया लीलार, हंसी हंसी लावेली झुलनवा। उहे माई जब रौद्र रूप धारण करेली तो दुष्ट लोग के संहार करे लागेली। लाल लाल भाल लाले ढाल तलवार बा, लाल लाल डोलिया में लाल का उहार बा। लाल लाल भाल लाले ढाल तलवार बा, लाल लाल डोलिया में लाल का उहार बा। लाले लाले अढ़ऊल के हार हो, लाले लाले अढ़ऊल के हार, हंसी हंसी लावेली झुलनवा। सातो बहिना निमिया के डार, हंसी हंसी लावेली झुलनवा। बिल्कुल बहुत खूब, काफी प्रचलित ये हम देखते हैं भजन है और हर घर में गुनगुनाया जाता है। और कुछ भी शुभ काम हो और उस घर में ये गीत सुनाई ना दे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। बहुत अच्छा आपने हमारे इस कार्यक्रम में एक भजन गाकर हमारे दिन की शुरुआत कर दी है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बिहार में हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर शामिल करें जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे पाए, और इस भजन ने ज़रूर आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी तो दी ही होगी। शंभू जी थोड़ा और आपसे बातचीत करेंगे। दिव्या, तुम कह रही थी कि भजन के बारे में और गीत के बारे में, लेकिन कविता के बारे में भी तुमको जानना है। हाँ, मुझे सर ने बताया कि इन्होंने कई काव्य रचना भी की है, इनकी कई किताब आई है। तो मैं चाहती हूँ दर्शकों को बताएं अपने किताब के बारे में, और हो सके तो एक दो लाइन हमें जरूर सुनाएं अपने काव्य के बारे में। जी, काव्य में और गीत रचना में मेरी रुचि रही है और मैंने 2-3 पुस्तकें लिखी हैं। पहले मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पुस्तक है वो चंद्रांश शौर्य उसका नाम है, जो महाभारत से अभिमन्यु की वीरता पर आधारित खंड काव्य है हिंदी में। वो किताब भारत सरकार के चारों लाइब्रेरी में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में उपलब्ध है, मेरा रैक लगा हुआ है। तो उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाऊँ। उसके पहले मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भोजपुरी रहा है, इसलिए भोजपुरी पर मैंने कुछ लिखा है। 2 लाइन में उसकी कविता जी बिल्कुल पेश कीजिए। बिल्कुल पेश कीजिए। भाषा भोजपुरी मिठाई के खान हवे। क्या बात है। भाषा भोजपुरी मिठाई के खान हवे, एकरा के कम बूझल खाटी बुरबकाही ह। मिश्री मलाई आ खोआ के मिठाई ना हो, मिश्री मलाई आ खोआ के मिठाई ना हो, ई तो कल्हुआड़ा के ऊख के लवाही हो। क्या बात है, क्या बात है। इतनी अच्छी से व्याख्या जो आप कर रहे हैं। तो गम के कस्तूरी खां देश भोजपुरी के, गम के कस्तूरी खां देश भोजपुरी के, सांचो भोजपुरी मिठाह बड़ा बोली ह। खेतन की आरी में तीसी की धारी से
लागे सजावल गो न रही की क्या बात है। भोजपुरी अपने आप में बहुत मीठी एक तरह से बोली है, भाषा है, और जिस तरह से भोजपुरी के बारे में आपने एक सुंदर लाइनों के जरिए बताया है कि भोजपुरी सीधे दिल में उतरती है और हमारे भावों को बहुत मधुर तरीके से व्यक्त करने का जरिया भी भोजपुरी है। तो आप भोजपुरी के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं, कुछ गाकर चंद लाइनें सुनाइए और जो आप गा रहे हैं उसके भाव को भी बताइए कि क्या भाव है उस गीत अभी का। चूँकि मेरी 3 किताबें हैं, बाबा बख्तौर पदावली अभी एक मेरी किताब अभी आई है, जस्ट पब्लिश हुई है, जो बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव मेला में, उस किताब के बिहाफ में मुझे मॉरिशस के प्रतिनिधि और नेपाल के राष्ट्रपति के उपस्थिति में सम्मानित किया गया जी है। बाबा बहुत बख्तौर अच्छे हैं, राष्ट्रीय मेला बिल्कुल। महोत्सव के जो बहुत राष्ट्रीय अच्छे। अध्यक्ष हैं विजय कुमार यादव जी द्वारा मुझे बिहार रत्न से सम्मानित किया क्या गया। बात है, बहुत खूब। और वो किताब भी आप लोगों के समक्ष है, मैं उसमें कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा। इसके पहले मैं चंद्रांश शौर्य का कुछ लाइन सुनाता हूँ। जरूर जरूर। जब अभिमन्यु की वीरता की चर्चा मैं करता हूँ तो महाभारत का युद्ध जो है वो तो स्वाभाविक है कि वो आएगा ही, और महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हैं और क्या स्थिति है युद्ध क्षेत्र की, मैं उसकी चर्चा 4 लाइन में करना चाहता हूँ। बिल्कुल। सज गई सेनाएं उभय पक्ष, दोनों पक्ष में सज गई सेनाएं उभय पक्ष, सेना की टुकड़ी लक्ष्य लक्ष्य, थे वीर फुलाए खड़े बक्ष, सब रण कौशल में परम दक्ष। क्या बात है। नवनाश की बदली मर आई, सेना सैलाब उमड़ आई, वीरों की गाकर वीरताई, वीरता की पाठ पढ़ाते थे, सेना चतुरंगी सजा सजा, रण में रणभेरी बजा बजा। क्या बात है, क्या बात है। सेना चतुरंगी सजा सजा, रण में रणभेरी बजा बजा, जय की लहराकर धजा धजा, वीरों का जोश बढ़ाते थे, जितने थे सब सुरमा महान, धनुहा की डोरी तान तान, रख करके उस पर तीक्ष्ण संधान लक्ष्य पर करते थे, जितने थे सेनापति खास कर रहे थे सब युद्धाभ्यास, शब्दों से गुंजित था आकाश, उल्लास सैन्य में भरते थे। क्या बात है, वीर रस का बखूबी आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। जी हाँ, आपने जो पंक्तियां अभी बोली है, वीर रस के जरिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक वीरता की भावना भी भर जाती है। देखिए, कविता हो, कोई गीत हो, ये सारे जो चीज़ें होती है, जो माध्यम होते हैं, ये हमारे जीवन को और बेहतर करते हैं। किस तरीके से, देखिए शंभू जी से हम समझते हैं, जो कविता के बारे में आपकी इतनी दिलचस्पी है, तो किस तरीके से ये किसी इंसान को मोटिवेट कर सकती है, और कविता लिखने के लिए, कविता गढ़ने के लिए क्या कला होनी चाहिए, क्या मन में भाव होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले सृजनात्मक क्षमता के लिए उसके अंदर तीव्र कल्पना शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। एक कवि के अंदर तीव्र कल्पना शक्ति होनी चाहिए, और वो समाज के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्र जो है अपने मानस पटल पे हमेशा बनाते रहे, और उसमें क्या कुछ खास है, हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, पॉजिटिव संदेश, सकारात्मक संदेश हमारे कविता के माध्यम से समाज में जाए। गीत के माध्यम से गीतकार भी कोशिश करता है, ऐसा करना भी चाहिए हर गीतकार को, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम अपने साहित्य रूपी दर्पण के माध्यम से रिफ्लेक्ट करें, उसको लौटाएं, ताकि समाज को ये पता चले कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। व्यंग करना भी कवि का काम है, व्यंग भी होना चाहिए, कटाक्ष भी होना चाहिए, और सकारात्मक संदेश भी जाना चाहिए, जागृति आना चाहिए। जी सर, तो अगर मैं चाहूँगी आप एक और गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं और हमारी सुबह मज़ेदार कर दें। बिल्कुल। देखिए, अभी सीजन चल रहा है सावन का, तो इस समय ज़्यादातर लोग जो है सीजन गीत के रूप में कजरी का लोग ये करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि 2 लाइन एक कजरी आपको सुना। क्या बात है, कजरी से शुरुआत करेंगे। अभी आपने भजन गाया, फिर उसके बाद आपने कविता सुनाई, अब कजरी से जो शुरुआत करेंगे, तो हमें लगता है कि ये हमारा जो दिन है इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स मिक्स हो चुके हैं अब। बिल्कुल। हमारे गांव में जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, सुदूर देहात है, वहाँ भी जो पारंपरिक गीतें आती हैं, जो कल्चरल गीत आती हैं, जो कृषि गीत आती है, जो संस्कार गीतें आती हैं, उन सारी गीतों में कजरी का बड़ा महत्व है। और इस सीजन में कजरी जरूर होता है। जैसे होली के सीजन में होली होता है, वैसे सावन के महीने में कजरी के बगैर तो सावन अधूरा होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ग्रामीण, एक पत्नी
उसको उसका पति कजरी के माध्यम से उसे कुछ चिढ़ा रहा है, बता रहा है। और इसमें सावन का संदेश भी है कि कितना सुहाना होता है ये सावन का मौसम। तो वही मैं 2 लाइन गा देता हूँ। तहरा नैहर से हो, तहरा नैहर से आइल है बदरी, भिजावे मोर पगरी धनी, पगरी धनी, पगरी धनी, पगरी धनी मोर पगरी धनी, तहरा नैहर से आइल है बदरी, भिगावे मोर पगरी धनी। और क्या कह रहे हैं, हमारे प्रिय सुभाष संगीत की रचना है। अपने गाना के माध्यम से आगे बता रहा है कवि कि संग में बीजुरी सहेली, घूघटारी भी हसेली, संग में बीजुरी सहेली, घूघटारी भी हसेली, घूघटारी भी हसेली, घूघटारी भी हसेली, तो मारी कौन खीनु हो, मारी कौन खी लुकाई जाली, कगरी भिजावे मोरा पगरी धनी। अंतिम लाइन में आजू महुअरी बनावो, एगो खाना होला महुअर देहात में जो महुआ के मिला के आटा में बनेला के महुअर कहल जाला। और वर्षा ऋतु में लोग बड़ा चाव से उसको खाते हैं, इसलिए पति पत्नी से कह रहा है कि आजू महुअरी बनावो, अपना हाथ से खियावो, अपना हाथ से खियावो, अपना हाथ से खियावो, ना तो आई रोज रोज आके झगरी, भिगावे मोरा पगरी धनी, तहरा नैहर से आइल है बदरी, भिगावे मोरा पगरी धनी। क्या बात है, क्या बात बेहद है। खूबसूरत क्या आपने पेश किया है। क्या पति पत्नी के बीच के नोक झोंक और प्यार को बहुत ही बेहद खूबसूरत शब्दों में आपने पिरो के लोगों के सामने प्रस्तुत किया अच्छा, है। ये जो कजरी होती है, जैसे अभी आपने कजरी गाई है, तो इसका लेखन कैसे होता है? मतलब अगर कजरी के बारे में या भोजपुरी गायन के बारे में आप हमारे दर्शकों को, खास तौर पर जिनका इस क्षेत्र में दिलचस्पी है, अगर वो लोग चाहें कि हम भी कुछ लिखें, कुछ गाएं, तो क्या सजेशन है आपके? मैंने पूर्व में भी बताया कि सृजनात्मक क्षमता सब चीज़ें तो सीखी जाती है, लेकिन ये अंदर ये एक तरह से कहिए कि माने गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं। ये कल्पना क्षमता के ऊपर निर्भर करता है और शब्दों का नॉलेज भी होना चाहिए। जितना ज़्यादा शब्दों का नॉलेज रहेगा, इसलिए पढ़ा लिखा होना भी तो ज़रूरी है। जी। शब्दों को गढ़ने के लिए शब्दों का नॉलेज होना चाहिए, कब किस जगह कौन सी तुकबंदी की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और जो शब्द हैं इस शब्द का उस अर्थ में उस तुकबंदी के साथ प्रयोग करने का की ज़रूरत है। लेकिन जब शब्दों का भंडार रहेगा तभी तो ये हो पाएगा ना। बिल्कुल। इसलिए शब्दों का भंडार होना जरूरी है। अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर भोजपुरी रचना कर रहा है, लिख रहा है, तो उसको पहले भोजपुरी के पुराने मिट्टी के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। जी सर, आपने पढ़ाई लिखाई की बात की, तो मैं पूछना चाहूँगी, आपने संगीत की क्षेत्र में दीक्षा शिक्षा कुछ ली है और कहाँ से ली है, क्या पढ़ाई की है आपने, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे जो प्रथम गुरु हैं वो राम वृक्ष जी दोनों आँखों से प्रज्ञा चक्षु हैं, और उन्होंने मुझे शुरू में कुछ रास्ता बताए। बाद में जो नारदी विधा होता है भोजपुरी में, नारदी विधा के प्रख्यात गायक थे कवि स्वर्गीय गुलाब चंद शर्मा जी, वो हमारे गुरु थे और हम उनके साथ जाया करते थे प्रोग्राम में, उनसे हमने सीखा है। क्या बात है। अच्छा, आपसे मैं आगे कार्यक्रम में ज़रूर समझना चाहूँगी शंभू जी कि लगातार जो आप गायन के बारे में बता रहे हैं, गीत के बारे में बता रहे हैं, भोजपुरी के बारे में बता रहे हैं, ये तमाम तरह की जो विधा है, जो कलाएं हैं जिनमें आप पारंगत हुए हैं, कितना समय लगता है किसी को इस कला में निपुण होने के लिए? अगर हम आज के युवा की बात करें, देखिए लोगों की दिलचस्पी सोशल मीडिया के दौर में इन क्षेत्रों में भी काफ़ी बढ़ चुकी है। कई लोग इसको प्रोफेशन भी ज़रूर बनाना चाहेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में हमें दर्शकों को ज़रूर बताइए। देखिए, अगर निपुण होने की बात है
तो ये तो इतना बृहद क्षेत्र है, इतना गहरा है कि निपुण तो इसमें हुआ ही नहीं जा सकता मेरे समझ से। अपना अपना विचार, लेकिन मेरे समझ से कोई व्यक्ति इसमें परिपूर्ण नहीं हो सकता है। ये जन्म जन्मांतरों की चीज़ है। अंदर जो है संगीत के संस्कार भरे पड़े हैं। हमको लगता है कि कई जीवन से ये संगीत का बीज उसके अंदर फल फूल रहा होता है, तो धीरे धीरे आकर के विकास करता है। 2 जन्मों के बाद हो सकता है कि आज हम लोग स्टेज पे गा रहे होंगे। दिव्या, आजकल बारिश का मौसम भी है और जिस तरह से आप हमारे माहौल को बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो बरसात के मौसम में क्यों ना एक बारिश से जुड़ा कुछ हो जाए, कोई गीत, कविता या भजन, जो आपकी इच्छा हो। मैं चाहूँगा कि सावन का सीजन है, सावन की एक रचना तो मैंने सुनाया है। जी जी जी। अब एक बारिश से जुड़ा कुछ भगवान शंकर का जो है इस समय जो जलाभिषेक होता है और खासकर उनका महीना है, तो मैं 1-2 लाइन उनके संदर्भ में भी मैं सुनाऊंगा उनसे। एक गीत है जो मैं गाता हूँ भगवान शंकर जी, का। बिल्कुल बिल्कुल, पेश कीजिए। लागल बाटे मनवा हो धियनवा भोला नाथ में, धियनवा भोला नाथ में, परनवा भोला नाथ में, धियनवा भोला नाथ में। लागल बाटे मनवा हो धियनवा भोला नाथ में। काव्य में रूप का वर्णन किया गया है कि तन पर बिच्छू अजगर गोजर लटके लागर धनवा हो, भूत पिचास के संग में भोला, भूत पिचास के संग में भोला, बसहा बैल बहनवा हो धियनवा भोला नाथ में। लागल बा ते मनवा हो धियनवा भोला नाथ में। कल्प वृक्ष तर धुई रमावे, भस्म लगावे तनवा हो, अरे जटा में गंगा धार बहेला, चमक लीला रे चनवा हो धियनवा भोला नाथ में। लागल बा ते मनवा हो धियनवा भोला नाथ में। क्या बात है। भोले बाबा के बारे में आपने जो ये भजन गाया है, देखिए सावन में बहुत सारे लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि सावन के सोमवार का व्रत भी करेंगे और उस व्रत करने के साथ साथ लोग थोड़े भक्ति भाव में ज़्यादा डूब जाएंगे। देखिए ये वक्त हो गया है कि अब हम लोग इनसे थोड़ा और समझें कि ये सारी जो विधाएं हैं, जो कलाएं हैं, इनमें ये करीब 40 साल से लगे हुए हैं और 40 साल का इनका अनुभव है, तो निसंदेह आपको बहुत सारा नॉलेज है इसके बारे में। तो इस कला के बारे में, जैसे आप वाद्य यंत्र भी लेके आए हैं, तो जो लोग गाते हैं, जो लोग लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप एक साथ करते हैं, क्या चुनौतियाँ पेश आती हैं आप लोगों को? सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में ये कला के क्षेत्र में, क्षेत्र तो बहुत है, लेकिन कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहले कलाकार को अपने अंदर से अपने आप को समझाना पड़ेगा कि संघर्ष आएंगे और मुझे संघर्ष करने होंगे। मैं हमेशा अपने शिष्यों को ये बताता हूँ कि आम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, अगर उतना ही काम तुम भी करोगे तो बस उसके साथ रहोगे, इससे आगे नहीं जा सकते हो। अगर इससे आगे बढ़ के तुम्हें कुछ अकेले कुछ करना है स्पेशल कला के क्षेत्र में, तो इनसे अलग तुम्हें अकेले कुछ करना पड़ेगा, हट के सबसे अधिक करना पड़ेगा। और हमारे शिष्यों ने वो मुकाम हासिल भी किया है, क्योंकि जो 4-4 घंटा 3-3 घंटे रियाज करते हैं। संगीत में साधना सबसे बड़ी चीज़ है और इसमें आड़े हाथ आता है अर्थ। जब शुरू में कलाकार संघर्ष कर रहा होता है तो न तो उसके फॉलोअर होते हैं, न तो उसके सपोर्टर होते हैं, परिवार से भी हमको लगता है कि उसे सहायता नहीं मिलता है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। जी, आपकी बातों से लग रहा है आपने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, तब आप इस मुकाम पर हैं। और आपकी आवाज़ बयां करती है कि आपने क्या संघर्ष किया है, क्योंकि आपकी मधुरता में ही सारे संघर्ष नजर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी अर्पिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए।
तो दर्शकों, हमारे जो गेस्ट थे इन्होंने आपके दिन को काफ़ी खूबसूरत और भजनमय बना दिया है। चलिए आप नज़र डालते हैं कि आज के हाइलाइट्स क्या होने वाले हैं। जी हाँ, आज के हाइलाइट्स के बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। बिहार बिहान के बाद आप 9 बजे ही देख पाएंगे न्यू इंडिया कार्यक्रम। 9:30 बजे कार्यक्रम रहेगा माटी की गूंज। इसके बाद आप 12 बजे देखेंगे खुला आकाश, और कार्यक्रम 1:30 बजे खान पान आप देख पाएंगे, जिसमें काफ़ी सारे व्यंजनों के बारे में बताया जाएगा। तो ये है आज के हाइलाइट्स जो कि आपको डीडी बिहार पर देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे आपके मन में ख्याल होंगे, बातें होंगी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, ख़ास तौर पर बिहार बिहान को लेकर कुछ लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। जी हाँ, हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड। हमारा पिन कोड है 800001। जी हाँ, इसके अलावा आप हमारे ईमेल आईडी को भी नोट कर लीजिए, और इस पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी बातों को, अपने एहसासों को, अपने जज्बातों को। जी हाँ, directordk.patna@gmail.com पर। तो अभी बिहार बिहार में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। देखिए, दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन दिव्या, समय है कि इजाज़त नहीं देता है। वो कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, तो आगे बढ़ना होगा। आपको नए कार्यक्रम के साथ हम छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, सुनिए ये प्यारा सा गीत और अपने दिन को पूरी शिद्दत से जीजिए। नमस्कार।